हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यदि वहां पर नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। यदि आप लोग इस पीडीएफ को चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर जो है मैं सभी पीडीएफ डालता हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। ठीक है, कुछ शब्दों में ठीक है इधर उधर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाशीजीव लिखा है तो ये गलत लिखा है, तो ऐसे ही कई शब्दों में जो है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो उसके बाद अब ये शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है कि वर्तमान समय में जहां एक और उत्तम किस्मों के आने से तथा उत्तम फसल प्रबंधन अपनाने से फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर कृषि पारिस्थितिक तंत्र में भौतिक जैविक सस्य परिवर्तनों के कारण फसल में तरह तरह के कीड़ों व बीमारियों में वृद्धि हुई है। इन कीड़ों व बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किसान ने रासायनिक दवाइयों पेस्टिसाइड को मुख्य हथियार के रूप में तो ये कीटनाशकों किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुए, लेकिन आगे चलकर इनसे जो है अनेक समस्याएं पैदा हो गई। इनसे अनेक समस्याएं जो है वो पैदा हो गई। कौन सी समस्याएं? तो पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें बताया गया है अंधाधुंध पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारा वातावरण दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिसका प्रभाव मानव जाति पर तथा अन्य प्राणियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं पैदा हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं जिनका इलाज भी आसानी से संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है कि जैसे जो पेस्टिसाइड का उपयोग हम अपनी फसल को अच्छा करने में और मतलब जल्दी जल्दी फसल को बड़ा करने में, ठीक है, जल्दी पौधों की वृद्धि करने में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है अधिक पेस्टिसाइड का हम प्रयोग करते हैं, तो इससे जो भी उससे हमें अनाज मिलता है तो उस पर भी उन दवाइयों का जो है असर जाता है। तो उन दवाइयों को जब असर जाता है वही हम उसी फसल को हम उसी अनाज को हम खाते हैं जब, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उनसे जो है बचना, उनका इलाज जो है आसानी से संभव नहीं हो पा रहा है, यही चीज इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि एक ही कीटनाशक के बार बार प्रयोग करने से कीड़ों तथा बीमारियों से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है कि एक ही कीटनाशक के बार बार प्रयोग करने से कीड़ों तथा बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, कि मतलब जब एक ही दवाई उसको बार बार मिल रही है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि चाणक्य ने, ठीक है, जैसे कि आचार्य चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे जो है जहर देना शुरू किया था, तो धीरे धीरे करके उसकी जो है मात्रा बढ़ाते गए। तो क्या हुआ, जब कोई उन्हें अगर जहर भी दे देता तो वो आसानी से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब धीरे धीरे उसका उपयोग बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उसका असर होना खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, यदि आप गांव से होंगे तो आपने सुना ही होगा कि जो लोग पीने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो शुरुआत तो थोड़े से ही करते हैं,
फिर धीरे धीरे करके वो थोड़े में उनका फिर कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार ये दवाइयों का है, कीड़ों पर फिर असर ही नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद बताया गया कि जिससे कीड़े तथा बीमारियां निर्धारित मात्रा में उपयोग से नहीं मरते, बल्कि उनकी संख्या कुछ दिनों के बाद और भी बढ़ जाती है, जिसे रिसर्जेस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिसर्जेस कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि प्रकृति में हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ हानिकारक कीड़ों को मारने वाले कीड़े भी मौजूद रहते हैं, जिन्हें किसानों को मित्र कीड़ा कहा जाता है। कि मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्रकृति में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ, जैसे आप लोगों ने चमकीले टाइप में मूंगफली में कीड़े देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि काले काले दाने की टाइप में उस पर छाप लगी हुई होती है, ठीक है, बाकी के वो रेड होते हैं पूरे, ठीक। तो और उसमें क्या होता है, काले काले मतलब पूरे रेड होते हैं, और आगे का मुंह उनका काला होता है, और जो पीछे पंख उनके होते हैं, तो पंखों के ऊपर जो है छापे लगे हुए होते हैं काले रंग से, ठीक है। तो हम उसकी आकृति के बारे में बता रहे हैं कि कैसा कलर है उनका, उसके बारे में बता रहे हैं। वो कैसे कीट होते हैं, वो होते हैं मित्र कीट। आपको उन कीटों के बारे में, ठीक है, बताएंगे भी, उन कीटों को दिखाएंगे भी, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए। फिर उसके बाद बताया गया है कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मित्र कीट या मित्र कीड़े हानिकारक कीड़ों की अपेक्षा शीघ्र मर जाते हैं। क्या होता है, जब हम अंधाधुंध रसायनों पेस्टिसाइडों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी शीघ्र मर जाते हैं, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रायः फसल की ऊपरी सतह पर हानिकारक कीड़ों की खोज में रहते हैं और रसायनों के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इस तरह जो प्राकृतिक संतुलन दोनों तरह के कीड़ों में पाया गया है या पाया जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है, और हानिकारक कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह जो कीड़े अब तक हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते थे, वे भी नुकसान पहुंचाना जो है शुरू कर देते हैं। इसे सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न बुरे प्रभावों में से कुछ मुख्य जो मनुष्य जाति पर पड़े हैं, इस प्रकार है। किस प्रकार है, इसमें क्या बताया गया है कि जो रसायनों के प्रयोग से, ठीक है, उत्पन्न बुरे प्रभाव में से कुछ मुख्य जो मनुष्य जाति पर पड़े हैं, तो उनके बारे में इनमें बताया गया है। तो पहला देख लेते हैं। पहले में क्या बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संघ WHO के आंकड़ों 1985 के अनुसार हर साल विश्व में 10 लाख लोग जहरीले रसायनों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें ये 20,000 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं? 10 लाख लोग जो है जहरीले रसायनों से जो है प्रभावित हो जाते हैं, और जिनमें जो है 20,000 लोग जो है मारे जाते हैं। जबकि UNO 1983 की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 20 लाख तथा 40,000 है। क्या है? 20 लाख तथा 40,000 है। अंधाधुंध रसायनों 20 लाख, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 20 लाख लोग जो है इससे ग्रसित होते हैं, ठीक है, प्रभावित होते हैं, और 40,000 लोग क्या होता है, मर जाते हैं। फिर अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण विश्लेषण कार्यक्रम में, ठीक है, कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार भारतीय माताओं के दूध में DDT और BHC की मात्रा दूसरे देशों की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक पाई गई है, ठीक है, 4 गुना कैसी है, अधिक है। फिर उसके बाद बताया गया है, अगले पॉइंट में क्या बताया गया है कि डॉक्टरों के अनुसार मनुष्य पर कई प्रकार के रसायनों से होने वाले दुष्प्रभाव सामने आए हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे बेहोशी, मृत्यु, चक्कर, थकान, सिरदर्द, उल्टी, छाती दर्द, कैंसर, मोतियाबिंद, अंधापन, दमा,
उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और गर्भपात, अनियमित और मासिक धर्म, नपुंसकता इत्यादि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि इन सब बुरे प्रभावों को मध्य नजर रखते हुए भारत सरकार ने कुछ ज्यादा जहरीले कीटनाशक दवाइयों का या तो उत्पादन तथा प्रयोग बंद कर दिया है या उनका प्रयोग कुछ एक फसल पर ही करना सुनिश्चित किया गया है। इन सब पर बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विश्व को कृषि वैज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि किसानों को ऐसे सभी तरीकों को क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए जो उनकी फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचा सके तथा साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। ऐसी विधि को ही एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन IPM का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं का जो है नाम दिया गया है। तो इसमें पहला आ जाता है IPM क्या है और IPM क्यों और IPM कैसे। तो इन सभी के बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि IPM क्या है। तो IPM क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले की संख्या आर्थिक हानिस्तर से नीचे रहे और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके से सफल ना हो। ठीक है, तो क्या बताया गया इसमें कि रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाए जब अन्य अपनाए गए तरीके से सफल ना हो। ठीक है, जब उन दवाइयों का प्रयोग तब करना चाहिए जब हम जो अपनाए गए तरीके, जो सही तरीके हैं उनको अपनाए गए तरीके से जब जो है कि सफल ना हो, वो तरीके काम ना करे, तब हमें रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, IPM के उद्देश्य। IPM के उद्देश्य क्या क्या है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक हानिकारक कीड़ों, बीमारियों तथा उनके प्राकृतिक शत्रुओं की लगातार एवं व्यवस्थित निगरानी रखना। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट। इसमें बताया गया है कि कीड़ों एवं बीमारियों को उनके आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखने के लिए सभी उपलब्ध नियंत्रण विधियों जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, आनुवांशिक, जैविक संगरोध व रासायनिक नियंत्रण का यथा योग्य करना। फिर उसके बाद आ जाता है एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन नहीं सॉरी दोस्तों, ये इसी के हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है नीचे के, ये तीसरा और चौथा ये इसी के हैं, उद्देश्य से संबंधित। तो उद्देश्य में क्या बताया गया है कि तीसरा वाला पॉइंट क्या बताया गया है इसमें, तीसरे वाले पॉइंट में बताया गया है कि कीड़ों एवं बीमारियों के आर्थिक हानि स्तर EIL को पार कर लेने पर सुरक्षित कीटनाशकों को सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करना। तो चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है कि कृषि उत्पादन में कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करने तथा साथ साथ वातावरण को प्रदूषण से बचाना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि IPM क्यों। ठीक है, IPM क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है पहला पॉइंट बताया गया है कि दिन प्रतिदिन फसलों में रासायनिक प्रयोगों का रासायनिक प्रयोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रसायनों के अवशेषों की मात्रा भी वातावरण में बढ़ती जा रही है, जिससे मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि रसायनों के अंधाधुंध तथा बिना सोचे समझे बार बार प्रयोग से कीड़ों तथा बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, जिससे रसायनों के निर्धारित मात्रा का प्रयोग करने से ये कीड़े या बीमारियां नहीं मरती, बल्कि कुछ दिनों के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में रसायनों का प्रयोग करना पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाना है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है
कि इसमें बताया गया है कि पाया गया है कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े को मारने वाले कीड़े वातावरण में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे हानिकारक लाभ तथा लाभदायक कीड़ों का प्राकृतिक संतुलन हमेशा बना रहता है और फसलों का कोई आर्थिक हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से मित्र कीड़े शीघ्र मर जाते हैं, क्योंकि वे प्रायः फसल की ऊपरी सतह पर शत्रु कीड़ों की खोज में रहते हैं और कीटनाशकों के साधे संपर्क में बा जाते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो कीड़े अब तक आर्थिक हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते थे, अर्थात उनकी संख्या कम थी, वे भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा। चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है? चौथे पॉइंट में बताया गया है कि रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से किसानों की फसल उत्पादन खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों के लाभ में काफी कमी हो जाती है। रसायनों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए IPM विधि अपनाना अनिवार्य है। तो उसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें बताया गया है कि IPM कैसे। तो इसमें यह बताया गया है कि बीज के चयन तथा बुवाई से लेकर, ठीक है, बीज के चयन तथा बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक विभिन्न विधियां जो प्रयोग समयानुसार एवं क्रमानुसार IPM विधि में अपनाई जाती हैं, इस प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं इसके जो है कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। तो पहला आ जाता है व्यवहारिक नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल, यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल कंट्रोल और आनुवंशिक नियंत्रण, जेनेटिकल कंट्रोल, संगरोध नियंत्रण, रेगुलेटरी कंट्रोल, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। तो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि व्यवहारिक नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि व्यवहारिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि परंपरागत अपनाए जाने वाले कृषि क्रियाओं में ऐसा क्या परिवर्तन लाया जाए जिससे कीड़ों तथा बीमारियों से होने वाले आक्रमण को या तो रोका जाए या कम किया जाए। यह विधियां हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं, लेकिन आधुनिक रसायनों के आने से इनका प्रयोग जो है कम होता जा रहा है। तो इसकी जो है व्यवहारिक नियंत्रण का जो है ये परिभाषा हो गई है। फिर इसके बारे में इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पॉइंटों में बताया गया है। पहला बताया गया है कि खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखना। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो व्यवहारिक नियंत्रण के बारे में और इन तरीकों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। गहरी जुताई करके उसमें मौजूदा कीड़ों तथा बीमारियों की विभिन्न अवस्थाओं तथा खरपतवारों को नष्ट करना। फिर उसके बाद आ जाता है खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा निर्धारण के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना, साफ उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना तथा बोने से पहले बीज उपचार करना। उचित बीज दर एवं पौधांतरण होना चाहिए और पौधरोपण से पहले पौधे की जड़ों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिड से उपचारित करें। फिर उसके बाद आ जाता है फसल बोने और काटने का समय इस तरह सुनिश्चित करना ताकि फसल कीड़ों तथा बीमारियों के प्रमुख प्रकोप से बच सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि पौधे की सही सघनता रखें ताकि पौधे स्वस्थ रहें। समुचित जल प्रबंधन हो और उर्वरक प्रबंधन अर्थात उर्वरक की सही मात्रा उचित समय पर देना, फसल की समय से उचित नमी में संतुलित खाद व बीज की मात्रा डालें ताकि पौधे प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ रहकर खरपतवारों से आगे निकल सके। फिर उसके बाद बताया गया है अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में क्या बताया गया है कि फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार न बोना। इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है।
इससे क्या होता है, जब हम एक ही फसल को बार बार नहीं बोते हैं तो इससे क्या होता है कि बीमारियों का प्रकोप जो है कम होता है, कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप जो है कम हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है समकालिक रोपण। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि खरपतवार का समुचित प्रबंधन करना। यह पाया गया है कि बहुत से खरपतवार कई तरह की बीमारियों तथा कीड़ों को संरक्षण देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें क्या बताया गया है कि खरपतवार को समुचित प्रबंधन करना। यह पाया गया है कि बहुत से खरपतवार कई तरह की बीमारियों तथा कीड़ों को संरक्षण देते हैं। संरक्षण का मतलब है सुरक्षा देना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि बिजाई के 45 दिनों तक खेतों से खरपतवारों को फूल आने की अवस्था से पहले ही निकाल दें। ठीक है, क्या बताया गया है कि बिजाई के 45 दिन तक खेत से खरपतवारों को फूल आने की अवस्था से पहले ही हटा दें। खेत से जो है बुवाई के 45 दिनों तक, ठीक है, खरपतवार जो भी हों उनको उखाड़ फेंकें। फिर उसके बाद बताया गया है यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस विधि को फसल रुपाई के बाद अपनाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें कौन से तरीके अपनाए जाते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आ गया है, इसमें बताया गया है कि कीड़ों के अंड समूहों, सोडियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट करना, रोगग्रस्त पौधों या उनके भागों को नष्ट करना, खेत में बांस के पिंजरे लगाना तथा उनमें कीड़ों के अंडे समूहों को इकट्ठा करके रखना ताकि मित्र कीटों का संरक्षण तथा हानिकारक कीटों का नाश किया जा सके। फिर उसके बाद बताया गया है कि प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित करना तथा उन्हें नष्ट करना। फिर उसके बाद बताया गया है कि कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग करना तथा आकर्षित कीड़ों को नष्ट करना। फिर उसके बाद बताया गया है कि हानिकारक कीट सफेद मक्खी व तेला के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। फिर उसके बाद बताया गया है तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि आनुवांशिक नियंत्रण, जेनेटिकल कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इस विधि से नर कीटों में प्रयोगशाला में या तो रसायनों से या फिर रेडिएशन तकनीक से नपुंसकता पैदा की जाती है और फिर उन्हें काफी मात्रा में वातावरण में छोड़ दिया जाता है ताकि वे वातावरण में पाए जाने वाले नर कीटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। लेकिन यह विधि द्वीप समूह में ही सफल हो पाई है, ठीक है, सफल पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि रोध नियंत्रण, रेगुलेटरी कंट्रोल। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस विधि में सरकार के द्वारा प्रचलित कानूनों को सख्ती से प्रयोग में लिया जाता है, जिसके तहत कोई भी मनुष्य कीट या बीमारी ग्रस्त पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकता है। यह दो तरह का होता है, जैसे घरेलू तथा विदेशी संगरोध। फिर उसके बाद आ जाता है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैविक नियंत्रण में क्या बताया गया है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, फसलों के नासी जीवों, पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं, बायो एजेंट को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। किसको लाना प्रयोग में, प्राकृतिक शत्रुओं, बायो एजेंट को प्रयोग में लाना जैव नियंत्रण कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है नासी जीव, ठीक है, पेस्ट। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव नासी जीव पेस्ट कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें क्या बताया गया है कि प्राकृतिक भातृ। इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति में मौजूद फसलों के नासी जीव प्राकृतिक शत्रु या मित्र जीव या मित्र कीट या किसानों के मित्र या बायो एजेंट आदि नामों से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, तो इसमें क्या बताया गया है कि जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट महत्वपूर्ण अंग है। इस विधि में नासी जीवी व
उसके प्राकृतिक शत्रुओं के जीवन चक्र, भोजन, मानव सहित अन्य जीवों पर प्रभाव आदि का गहन अध्ययन करके प्रबंधन का निर्णय लिया गया है या लिया जाता है। विभिन्न नासी जीवों के नियंत्रण में उपयोग होने वाले प्राकृतिक शत्रुओं का विवरण निम्न प्रकार से है। तो किस प्रकार से दिया गया है विवरण, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कीटों, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स का जैव नियंत्रण, ठीक है, इंसेक्ट्स या पेस्ट्स का जैव नियंत्रण, कीटों का जैव नियंत्रण, कीटनाशी जीवों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक शत्रुओं की 3 श्रेणियां। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहली हो जाएगी परजीवी, पैरासाइटोइड्स, फिर दूसरा हो जाएगा परभक्षी, प्रेडेटर्स, तीसरा हो जाएगा रोगाणु, ठीक है, पैथोजेंस, ठीक है। तो पहले में क्या बताया गया है, परजीवी में क्या बताया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। परजीवी में बताया गया है कि परजीवी कीट अपना जीवन चक्र दूसरे कीड़ों के शरीर में पूरा करते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी कि परजीवी कीट अपना जीवन चक्र दूसरे कीड़ों के शरीर में पूरा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे कीड़े मर जाते हैं। यह परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंड परजीवी, प्यूपा परजीवी, अंडसुंडी और परजीवी, वयस्क परजीवी आदि इनके उदाहरण हैं। ट्राइकोग्रामा, ब्रेकान, काटेशिया, किलोनस, एंकारिशिया इत्यादि। फिर उसके बाद आ जाता है परभक्षी, ठीक है, प्रेडेटर्स, ठीक है, परभक्षी प्रेडेटर्स आ जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि परभक्षी अपने भोजन के रूप में दूसरे कीड़ों का शिकार करते हैं। यह फसल नासी कीटों को खा जाते हैं। इनके उदाहरण हैं मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई और डेमस फ्लाई, कोक्सीनेलिड, वीटल, प्रेइंग मेंटस और क्राइसोपर्ला, सिरफिड और ईयरविग, ततैया, चींटियों, चिड़िया, पक्षी, छिपकली आदि। तो उसके बाद आ जाता है अगला पैथोजेंस या रोगाणु। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, इस चीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि यह सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक कीटों में बीमारियां उत्पन्न करने रोगाणु मार डालते हैं, ठीक है, रोगाणु मार डालते हैं। रोगाणुओं की प्रमुख श्रेणियां हैं फफूंद, फंगी, बैक्टीरिया तथा वायरस। इनके अतिरिक्त कुछ सूत्रकृमि नेमेटोड्स भी कीटों में बीमारियां उत्पन्न करके उन्हें मार डालते हैं। इनके प्रयोग और प्रभाव के कारण इन्हें बायोपेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला हो जाएगा फफूंद, ठीक है। तो फफूंद में क्या बताया गया है कि प्रकृति में 90% कीट उनकी विभिन्न अवस्थाएं, अंडे, सूंडी, प्यूपा, वयस्क, फफूंद के आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं व्यूवेरिया वाशियाना, मेटारिजियम, एनिसापली और हेरिस्टुला और वर्टिसिलियम, लिनाई आदि। फफूंद का आक्रमण सभी कीटों पर लगभग समान रूप से होता है। फफूंद के आक्रमण से कीट 10 से 15 दिनों में मर जाते हैं। मेटारिजियम एनिसापली का प्रयोग टिड्डी दल के नियंत्रण में व्यापक रूप में किया जाता है। ब्यूवेरिया वाशियाना नरम शरीर, सॉफ्ट बॉडीड वाले कीड़ों के लिए बहुत प्रभावी है। फफूंद संक्रमण द्वारा कीड़ों को मारती है। फफूंद द्वारा संक्रमण के लिए नमी का होना आवश्यक है। संक्रमण शरीर से संपर्क में आने से होता है। फफूंद कीड़ों की सभी अवस्थाओं पर प्रभावकारी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या बताया गया है कि प्रकृति में वेलिलस थ्यूरेंजेसिस विटी और बेसिलस पॉपुली नामक बैक्टीरिया कीट नियंत्रण में प्रभावकारी है। लेपिडोप्टेरन कीटों के नियंत्रण में बेसिलस
फ्यूरिनजेंसिस बीटी का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। बैक्टीरिया संक्रमण द्वारा कीड़ों को मारते हैं, संक्रमण आहार द्वारा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में क्या बताया गया है कि प्रकृति में न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस एनबीपी और ग्रेन्युलोसिस वायरस जीबी नामक वायरस कीट नियंत्रण में प्रभावकारी है। वायरस संक्रमण द्वारा कीटों को मारते हैं, संक्रमण आहार द्वारा होता है। वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पीसीज के लिए उसका खास वायरस ही लाभकारी होगा, अतः वायरस के प्रयोग से पहले कीड़ों की सही पहचान होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जैव नियंत्रण की 3 रणनीतियां हैं। जैव नियंत्रण की 3 रणनीतियां हैं। तो कौन कौन सी 3 रणनीतियां हैं? तो पहली हो जाएगी प्राकृतिक शत्रुओं का प्रवेश, और दूसरी हो जाएगी बढ़ोतरी करना, एगमेंशन। फिर तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संरक्षण कंजर्वेशन। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले में क्या बताया गया है कि इस विधि में प्राकृतिक शत्रुओं को अन्य स्थान से लाकर आक्रमणकारी कीटों पर छोड़ देते हैं। यह बड़ी सावधानी के साथ वैज्ञानिक लोगों द्वारा अमल में लाया जाता है। नासी जीवों के नए स्थानों पर फैल जाने से वहां पर उनके प्राकृतिक शत्रु मौजूद नहीं होते हैं। वैज्ञानिक उनके प्राकृतिक शत्रुओं को विश्व में अन्य स्थानों पर खोजते हैं, उनके सुरक्षित होने को निश्चित करते हैं, फिर उन्हें प्रयोग में लाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, बढ़ोतरी करना। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस विधि में पहले से ही मौजूद प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या को इस कदर बढ़ाया जाता है ताकि हानिकारक कीड़ों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर से नीचे रख सकें। यह बढ़ोतरी प्रयोगशाला में गुणन किए हुए प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, संरक्षण कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक शत्रुओं यानी मित्र जीवों को संरक्षण दिया जाता है ताकि उनकी संख्या का संतुलन हानिकारक कीड़ों के साथ बना रहे। होता यूं है कि फसलों में हानिकारक कीड़ों की संख्या मित्र जीवों प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या से बहुत कम होती है। यह मित्र जीव प्राकृतिक शत्रु हानिकारक कीड़ों को नष्ट करते रहते हैं और उनकी संख्या को आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखने में हमारी सहायता करते हैं। हम मित्र कीटों तथा दुश्मन कीटों की पहचान न होने के कारण या शत्रु कीड़ों के अपेक्षित आक्रमण के भयवश या शत्रु कीड़ों तथा मित्र कीटों के अनुपात का सही आकलन न होने की स्थिति में अक्सर रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के अन्य तरीके सफल या कारगर ना हो। रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव उन्हीं पौधों या पंक्तियों पर करें जहां आक्रमण आर्थिक हानि स्तर से अधिक हो। हमें फसलों की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए, अर्थात हानिकारक कीड़ों, मित्र जीवों, बीमारियों, खरपतवारों की उपस्थिति तथा संख्या का आकलन कर समय से करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है संरक्षण के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना। ठीक है, संरक्षण के लिए निम्न बातों को ध्यान रखें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको संरक्षण करते समय जो है ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं? तो ये पॉइंटों में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है हानिकारक कीड़ों के अंड समूहों को एकत्र करके खेत में स्थापित बांस पिंजरे में रखना ताकि मित्र कीटों को बचाया जा सके तथा हानिकारक कीटों को नष्ट किया जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, किसानों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे हानिकारक तथा मित्र कीटों को पहचान कर स्प्रे के समय मित्र कीटों को कीटनाशकों से सीधे संपर्क से बचाया जा सके। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि यदि सभी संभव
एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन विधियां लाभकारी न हो तो सुरक्षित कीटनाशकों का उचित मात्रा में उचित विधि द्वारा सही समय का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि रसायनों के प्रयोग से पहले मित्र तथा शत्रु कीटों का अनुपात तथा आर्थिक हानि स्तर देखना चाहिए। यदि यह अनुपात 1:1 हो तो रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है, पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यह जरूरी हो केवल सुरक्षित रिफ्रेशज्ञ शुदा तथा कम प्रदूषण फैलाने वाली रासायनिक दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है यथासंभव रसायनों को स्पोर्ट या स्ट्रिप विधि द्वारा ही प्रयोग में लाना चाहिए। अर्थात जिस जगह हानिकारक कीड़ों की उपस्थिति आर्थिक हानि स्तर से ऊपर पाई जाए केवल उसी जगह ही रसायनों का प्रयोग हो ताकि दूसरी जगह के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण हो सके। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि बीज बोने तथा फसल काटने का समय इस तरह निर्धारित किया जाए ताकि फसल कीड़ों तथा बीमारियों के मुख्य प्रकोप से बच सके। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि मेढ़ों पर या उनके आसपास फूल वाली या ट्रिप फसल लगानी चाहिए जिससे मित्र कीड़ों को मकरंद तथा संरक्षण मिल सके। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि नर्सरी के पौधों की जड़ों का ट्राइकोडर्मा विरिडी मेटारिजियम के घोल में डुबोकर उपचारित करके ही लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि फसल चक्र अपनाने से भी किसान मित्र कीड़ों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि जैव नियंत्रण के लाभ। तो जैव नियंत्रण के क्या लाभ हैं इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जैव नियंत्रण अपनाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि प्राकृतिक होने के कारण इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है अपने आप बढ़ने गुणन मल्टीप्लिकेशन तथा अपने आप फैलने स्प्रेड के कारण इसका प्रयोग घनी तथा ऊंची फसलों जैसे गन्ना, फलादार पौधों, जंगलों आदि में आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि केवल विशिष्ट नासी जीवों पर ही आक्रमण होता है, अतः अन्य जीव प्रजातियों, कीटों, पशुओं, वनस्पतियों व मानवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इस पॉइंट में बताया गया है कि अवशिष्ट प्रभाव नहीं होता है, अतः फसल उपयोग के लिए कोई प्रतीक्षा समय नहीं होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि इनका उपयोग सस्ता होता है और किसान अपने घर पर भी इनका उत्पादन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है भारत में कीटनाशक एक्ट 1968 के तहत पंजीकृत वनस्पतिक बैक्टीरिया, फफूंद व वायरस आधारित जैविक दवाइयाँ, ठीक है, जैविक दवाइयाँ, तो उनके बारे में जो है वर्णन किया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। फिर देखो आप लोगों को इन कीटों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि वानस्पतिक बोटेनिकल्स दवाइयाँ, ठीक है, वानस्पतिक दवाइयाँ। तो वानस्पतिक दवाइयों में 2 दवाइयाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई हैं? सबसे पहला आ जाता है एजेक्टिन नीम उत्पादन। क्या है? एजेक्टिन नीम उत्पादन है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा वाला पोरथ्रिन पायरेथ्रम है। क्या है? पोरथ्रिन पायरेथ्रम है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, ठीक है, अगली दवाई कौन सी आ जाती है? बैक्टीरिया आधारित दवाइयाँ। कौन कौन सी हैं बैक्टीरिया आधारित दवाइयाँ? तो पहली आ जाती है बैसिलस थ्यूरिजियंसिस, ठीक है, वीटी जैविक कीटनाशक। बैसिलस थ्यूरिजियंसिस वीटी जैविक कीटनाशक के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है वीटी वार इसराइलेंसिस 164 सीरोटाइप H14 WP फॉर्मुलेशन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला वीटी वार कुरस्टाकी स्ट्रेन A97 सीरोटाइप H3A 35WP। फिर उसके बाद आ जाता है वीटी वार इसराइलेंसिस सीरोटाइप H14 स्ट्रेन VCOC V17 स्लो रिलीज ग्रैन न्यूलस। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट
इसमें बताया गया है कि वीटी बार इसराइलेंसिस सीरोटाइप H14 स्ट्रेन VCOCB 17 WP फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, इसमें बताया गया है कि वीटी बार इसराइलेंसिस WS। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, इसमें बताया गया है कि वीटी बार इसराइलेंसिस H14 12 AS। फिर उसके बाद आ जाता है खा वाला, तो खा में क्या बताया गया है, स्यूडोमोनास। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 1.5% WP। फिर उसके बाद आ जाता है फफूंद आधारित दवाइयाँ। फफूंद आधारित दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो का आ जाता है सबसे पहले, तो का में कौन कौन सी आ जाती हैं, एंटोमोजीन्स फफूंद कीट व्याधिकारक जैविक कीटनाशक, ठीक है, एंटोमोजीन्स फफूंद कीट व्याधिकारक जैविक कीटनाशक। तो जिसमें पहला आ जाता है वर्टिसिलियम लिग्नाई, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है व्यूवेरिया वेशियाना WP। फिर उसके बाद आ जाता है खावाला, तो खावाले में क्या बताया गया है, ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक, ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक। तो पहला जिसमें आ जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी WP। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% WP। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी 0.50% WP। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 0.50% WP, ट्राइकोडर्मा 1.15% WP। फिर उसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पर वायरस आधारित दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो का में कौन सा आ जाता है, का में आ जाता है वैक्यूलो वायरस, क्या आ जाता है, वैक्यूलो वायरस आ जाता है। तो इसमें जो है जैविक कीटनाशक, तो इसमें पहला आ जाता है NVP हेलिकोवरपा, ठीक है, हेलिकोवरपा। इसको हम आपको जो है फोटो में भी दिखाएंगे, आर्मोजेरा, हेलिकोवरपा आर्मोजेरा। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है NVP हेलिकोवरपा आर्मोजेरा 0.43% SAS, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, इसमें बताया गया है कि NVP स्पोडोप्टेरा लिटूरा 0.50% AS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैरासाइटिटोड्स हैं ऑफ क्रॉप्स पेस्ट्स, क्या है, पैरासाइटोइड्स हैं ऑफ क्रॉप पेस्ट्स हैं, ठीक है, पैरासाइटोइड्स हैं ऑफ क्रॉप्स पेस्ट, फसल नाशी जीवों के परजीवी, प्राकृतिक शत्रु। तो सबसे पहले आ जाता है ट्राइकोग्रामा किलोनीश हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्राइकोग्रामा चिलोनीश हो जाता है, एग पैरासाइटोइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोग्रामा व्रेशिकी आ जाता है, तो इसमें जो है पेरिसिटिजन एक्स ऑफ सेवेस बटरफ्लाई आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम आ जाता है, एग पैरासाइटोइड्स आ जाता है, चाहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। क्लोनस ब्लैकवर्नी आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लोनस ब्लैकवर्नी आ जाता है, एग लार्वा पैरासिटोइड आ जाता है, क्या आ जाता है, एग लार्वल पैरासिटोइड्स आ जाता है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं क्लोनस ब्लैकवर्नी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, इसमें आ जाता है अपेंटेलिस, ठीक है, अपेंटेलिस आ जाता है, क्या आ जाता है, अपेंटेलिस आ जाता है। तो इसके बारे में पूरा क्या बताया गया है, कोकून्स एंड एडल्ट ऑफ अपेंटेलिस SP पैरासाइटोइड ऑफ पेरिस SP, लार्वा ऑफ अपेंटेलिस SP पैरासिटोइड emerging from पायरिस SP लार्वा अपेंटेलिस। तो ये आप लोगों को जो है PDF दे देंगे, इस PDF से आप सारे के सारे ये जो हैं पढ़ लेना। और नीचे में भी कुछ दिए गए हैं किट्स, फसल नाशी जीव के परभक्षी प्राकृतिक शत्रु। तो ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देखो इसका जो है मुंह है वो कैसा है, ब्लैक है, और इसकी जो बॉडी है, इसके जो पर है वो कैसे हैं, लाल हैं, और इसमें जो है काले धब्बे पड़े हुए हैं, और उसी प्रकार से ये इसका समझो भाई है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग जो है पढ़ लेना। और उसके बाद जो है नीचे की ओर दिया गया है मित्र कीट, जैविक कीट इस श्रेणी में दिया गया है, ठीक है, मतलब
क्रम के हिसाब से सबको लगाया गया है, सही से सेट किया गया है। क्रम संख्या इधर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। क्रम संख्या में 25 तक है, ठीक है, 25 तक है। आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा मित्र कीट या जैविक कीटनाशक के बारे में। फिर दूसरे नंबर पर मिल जाएगा छोड़ने की दर मिल जाएगी, ठीक है, छोड़ने की दर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पर दिख जाएगा आप लोगों को लक्षित कीट बीमारी। लक्षित कीट बीमारी आप लोगों को मिल जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, सबके बारे में आपको पढ़ जरूर लेना है, कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फसलों के बारे में, ठीक है। फसलें, इसमें आप लोगों को सारी की सारी फसलें बता दी जाएंगी, ठीक है। किस फसल में किस दवाई का प्रयोग करना है या किस बीमारी, कौन सी बीमारी आती है और कौन सी बीमारी में किस दवाई का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। और यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना, वहीं से आप लोगों को जो है ये PDF मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की और भी वीडियो लाऊं, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।